नमस्कार साथियों, मेरा नाम पूजा है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस वाला पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के जो अगला चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आज जानने वाले हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की क्या क्या विशेषताएं रही हैं, कौन कौन से प्रमुख स्थल रहे हैं, इसकी खोज कब की गई थी, ये किस काल की सभ्यता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि यह इतिहास के जो विकास का क्रम है उसमें आद्य ऐतिहासिक काल का पार्ट है। आद्य ऐतिहासिक काल का पार्ट है। यह आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी कि इसका पुरातात्विक एवं लिखित दोनों साक्ष्य उपलब्ध है। लिखित दोनों साक्ष्य क्या है? उपलब्ध है, लेकिन हम लोग जो है इसकी लिपि को अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। लिपि पढ़ा नहीं जा सका है अभी तक, इसलिए यह जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन यह आद्य ऐतिहासिक काल का पार्ट हो जाता है। इसको हम लोग हमारे पुरातत्वविदों ने, इतिहासकारों ने आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा है। तो यह एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। इसके बाद जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। तो इसकी खोज कब की गई थी, कैसे की गई थी, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं, जान लेते हैं कि लगभग 1920 के आसपास जो है, जब पंजाब में रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा था तो उस समय अचानक काम में जुटे इंजीनियर को जो है हड़प्पा पुरास्थल के बारे में जानकारी मिली थी। लेकिन उस समय उन लोगों को ये नहीं पता था कि यह एक इतनी बड़ी सभ्यता का पार्ट हो सकता है, और उस समय जो है वो लोग इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे। और जो है इसमें प्राप्त जो भी इस खंडहर जो उनको प्राप्त हुआ था, उस खंडहर में से जो ईंटें प्राप्त हुई थी उसका उपयोग उन लोगों ने जो है रेलवे लाइन बिछाने में उसका उपयोग कर लिया था। और हड़प्पा यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है बहुत सारा यह जो भवन है, जो बहुत सारी संरचनाएं थी, वो उसके कारण नष्ट हो गई। तो लगभग आज से 150 वर्ष पूर्व, ठीक है, पंजाब में जब रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था तो पंजाब में रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में इंजीनियरों को यह स्थल दिखा था। और इसमें प्राप्त खंडहरों का उपयोग, खंडहर में जो ईंट प्राप्त हुई थी उसका उपयोग उन लोगों ने रेलवे लाइन बिछाने में कर लिया था। और इससे पहले जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में भारतीयों को कुछ पता नहीं था कि भारत में ऐसी कोई सभ्यता रही है। भारत में इतनी विकसित सभ्यता इतने पुराने समय पर थी जो कि इसके बारे में लोगों को पता नहीं था। लोग ये नहीं जानते थे कि आज से लगभग 4700 वर्ष पूर्व जो है यहाँ पर कोई सभ्यता हुआ करती थी। तो यह लगभग 4700 वर्ष पूर्व की सभ्यता है। और यहाँ जो है यह सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, यह मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता की समकालीन सभ्यता है। मिस्र एवं
मेसोपोटामिया। मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता के समकालीन है। तो हम लोगों ने देखा कि जो है आज से लगभग 150 वर्ष पूर्व जो है इस जगह के बारे में, इस सभ्यता के बारे में जानकारी मिली। लेकिन दुर्भाग्य कि उस समय भी वे लोग जो है जिनको ये जानकारी मिली, वे इसके महत्व को नहीं समझ पाए और इसके ईंटों का प्रयोग जो है रेलवे लाइन बनाने में कर लिए। और ये सभ्यता जो है अभी से लगभग 4700 वर्ष पूर्व, ये NCERT में दिया हुआ है, वर्तमान से 4700 वर्ष पूर्व, यानी कि हम लोग बात करें 2000 ईस्वी पूर्व, ईस्वी इधर चल रहा है, तो 4700 वर्ष पूर्व यानी कि 2700 ईस्वी पूर्व, 4700 वर्ष पूर्व यानी आज के समय से, और ईस्वी पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय, 2700 ईस्वी पूर्व से पहले की बात ये है। और यह जो है अपने प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन सभ्यता है, यानी कि ये दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता है मिस्र और मेसोपोटामिया। और उसी प्राचीन सभ्यता के समकालीन जो है हमारे भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन था, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हो रहा था। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अभी हम लोग देखते हैं इसका नामकरण किस प्रकार हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जितना भी क्षेत्र है, जितना भी नगर पाया गया है, ये नगर या तो सिंधु नदी के किनारे बसे हैं, सिंधु नदी के किनारे, या फिर सिंधु की सहायक नदियों के किनारे। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इसके जो अधिकांश नगर हैं, अधिकांश नगर मतलब बहुत से नगर या तो सिंधु नदी के किनारे बसे हैं या फिर सिंधु की सहायक नदियों के किनारे बसे हैं। इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, तो अधिकांश नगर जो शुरुआत में खुदाई के दौरान पाए गए थे, बाद में और भी बहुत सारी नदियों के किनारे पाए गए, जैसे कि लोथल है, भोगवा नदी के किनारे है, या फिर कालीबंगा है, ये सब अलग अलग नदियों के किनारे हैं। लेकिन प्रारंभ में जितने भी नगर प्राप्त हुए थे सिंधु घाटी सभ्यता के, जितने भी स्थल प्राप्त हुए थे, वे सभी सिंधु और सिंधु नदी के किनारे थे। तो तब तक इसका नामकरण जो है सिंधु घाटी सभ्यता हो चुका था। ठीक है, इसके अलावा इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन ये क्यों कहा जाता है? तो चूंकि जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हो रही थी, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का खोज हो रहा था, वैज्ञानिकों पुरातत्वविदों के द्वारा जब इसका पता लगाया जा रहा था, उस क्रम में सबसे पहला जो स्थल खोजा गया उसका नाम जो था वह हड़प्पा था। इसलिए जो है इस सभ्यता का नाम जो है हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया है, यानी कि सबसे प्रथम स्थल जो खोजा गया इस तरह के सभ्यता का, वह हड़प्पा था। सबसे प्रथम स्थल कौन सा था? हड़प्पा था। इसलिए इस सभ्यता का नाम जो है हड़प्पा रखा गया। ठीक है, तो ये हमारा इसके नामकरण के बारे में जानकारी हुई कि इसके सिंधु घाटी सभ्यता को दो नामों से जाना जाता है, एक तो सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा हड़प्पा सभ्यता। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिंधु नदी के किनारे या सिंधु की सहायक नदियों के किनारे इनके अधिकांश नगर बसे हुए थे, या जो प्रारंभिक नगर थे, जो प्रारंभ में खुदाई के दौरान नगर प्राप्त हुए थे, वे सभी
इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस नदी के किनारे या उसकी सहायक नदी के किनारे बसे हुए थे, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। और दूसरा हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर जो सबसे प्रथम स्थल खोजा गया था, जिसकी खुदाई हुई थी, वो हड़प्पा था, इसलिए जो है इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हम लोग देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी छोर कौन सा है, सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है। तो यदि हम बात करें भारत के, यदि हम इसकी बात करें भारत के भौगोलिक सीमा की, तो इसमें जो है ज़्यादातर जो नगर हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता के ज़्यादातर स्थल हैं, वो पश्चिमी भारत के क्षेत्र में पाए जाते हैं मुख्यतः, ठीक है। और इसके कुछ जो महत्वपूर्ण स्थल हैं वो अभी पाकिस्तान में हैं, और पाकिस्तान के अलावा भारत के गुजरात में, पंजाब में, हरियाणा में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी कई सारे स्थल पाए गए हैं। तो ये इनका है। तो हम लोग देख लेते हैं कि इनका भौगोलिक विस्तार किस तरह से है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात कर रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की, तो इसका यदि हम विस्तार देखें तो उत्तर में जो सबसे इसका उत्तरी सीमा है, सबसे उत्तरी सीमा है, यह अभी तक प्राप्त जो भी स्थल है उसमें मांडा सबसे उत्तरी है। यह जम्मू कश्मीर में पड़ता है, यह जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो हमको याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे उत्तरी स्थल है, जो उत्तरी सीमा बनाता है, वह मांडा है। मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता है। इसके अलावा यदि हम पश्चिमी सीमा की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चिमी सीमा की बात करें, तो यह जो है सुतका गेंडोर हो जाता है। सुतका गेंडोर यह जो है वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पड़ता है, वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है। तो ये हो गया पश्चिमी सीमा सुतका गेंडोर, इसको याद रखना है। उत्तरी सीमा मांडा, पश्चिमी सीमा सुतका गेंडोर, और इसका जो है दक्षिणी सीमा, ये हमारा पड़ जाता है महाराष्ट्र, दायमाबाद, महाराष्ट्र, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी सीमा है। यानी कि दायमाबाद महाराष्ट्र के बाद कोई ऐसा स्थल नहीं पाया गया दक्षिण में जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल हो। यानी कि दायमाबाद महाराष्ट्र इसका अंतिम सीमा है दक्षिण की ओर, ठीक है, दक्षिण की ओर विस्तार में। और जो पूर्वी सीमा है वो आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में है। यह जो है यह पूर्वी सीमा है। तो हम लोग इसका भौगोलिक विस्तार देख लिए हैं कि पश्चिम में सुतका गेंडोर यानी कि पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत, पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर, और दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र। ये महत्वपूर्ण इसका भौगोलिक सीमा है। इसके बाद ये स्थल नहीं पाया गया। जैसे कि पूर्वी सीमा आलमगीरपुर, इसका मतलब क्या हुआ कि आलमगीरपुर के पूरब में अब कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र हो। ऐसा कोई अभी तक खुदाई में प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये सबसे अंतिम पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर। इन चारों स्थल को हमको याद रखना है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन कई बार बीपीएससी में और कई एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है या फिर सबसे दक्षिणी सीमा कौन सा है। तो इसको याद रखना है। इसका यदि हम भौगोलिक विस्तार देखें तो इसमें हम देख पाते हैं कि इसका उत्तर से दक्षिण यदि हम
इसका विस्तार देखें उत्तर से दक्षिण कि इसका कितना लंबाई है किलोमीटर के हिसाब से, तो उत्तर से दक्षिण इसका जो विस्तार है वह लगभग 1100 किलोमीटर का है, लगभग 1100 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम है, यानी कि सुतका गेडूर से लेके आलमगीरपुर तक, पूर्व से पश्चिम। ये उत्तर से दक्षिण हो गया और ये पूर्व से पश्चिम। तो पूर्व से पश्चिम तक यदि हम इसका विस्तार देखें तो यह लगभग 1600 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, यानी कि यह लगभग आयताकार क्षेत्र बनाता है, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है कि यदि हमें पूछा जाएगा कि उत्तर से दक्षिण की ओर जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका विस्तार कहाँ तक है, तो लगभग 1100 किलोमीटर का है और पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग 1600 किलोमीटर का विस्तार है इसका। और इसका अगर ओवरऑल क्षेत्रफल पूछा जाए कि क्षेत्रफल कितना है, तो यह लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। 13 लाख वर्ग किलोमीटर सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल का विस्तार है। अब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का जो है एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, एक महत्वपूर्ण इनका रहा है टाउन प्लानिंग, इनकी विशेषता रही है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसा कि हमको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है, सिंधु घाटी सभ्यता यह एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, नगरीय सभ्यता कहने का मतलब है कि यहाँ के लोग नगरों में निवास करते थे। नगर जो था वो प्लानिंग वे में सिस्टमेटिक ढंग से इसका स्ट्रक्चर तैयार किया गया था, इसको बसाया गया था। यहाँ पे ऐसा नहीं था कि लोग पहले आके बस गए और धीरे धीरे उन्होंने शहरों का विस्तार किया, बल्कि यहाँ पर जो अभी अध्ययन हुआ है उससे ये पता चला है कि यहाँ पर नगर निर्माण पहले हुआ था, नगरों का विस्तार हो चुका था, उसके बाद जो है इन्होंने वहाँ पे लोग बसे थे। पहले नगर का निर्माण क्या था, पहले इन्होंने प्लानिंग की थी और फिर उसके बाद इसमें जो है लोग आकर बसे थे। तो इसमें क्या है, हम लोग एक एक पॉइंट को इसमें देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। इनका जो नगर नियोजन था, नगर निर्माण था, वो पर्यावरण के अनुकूल था। नगर निर्माण पर्यावरण के अनुकूल था। अब कैसे, तो इनकी सड़कें इस तरह से बनाई गई थी कि अगर हवा चलती थी तो सड़कें स्वतः साफ हो जाती थी, हवा चलती थी सड़कें स्वतः साफ हो जाती थी। जल निकासी प्रणाली भी इतनी दुरुस्त थी कि कहीं पर भी पानी लगता नहीं था, जमा नहीं होता था, प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो इस तरह से ये पर्यावरण के अनुकूल था। और आज की जो टेक्नोलॉजी है उस समय में इन लोगों ने बिना आज की टेक्नोलॉजी का यूज किए हुए इतना सब कुछ का विकास किया था। वो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी कि यदि ये सड़क है और इधर से भी एक सड़क आती है तो यह एक दूसरे को समकोण पे काटती है, ना कि यहाँ पे कोई आड़ा तिरछा जगह था। सभी एक दूसरे के इक्वली पैरेलली बसाए गए थे। तो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ये इनका टाउन प्लानिंग का एक बहुत ही अद्भुत विशेषता है। ठीक है, और यहाँ पर जो नगर था वो प्राय सभी नगर मुख्यतः दो भागों में विभाजित थे। नगर मुख्यतः दो भागों में विभाजित थे। प्रथम भाग में जो है नगर मुख्यतः दो भागों में विभाजित थे। प्रथम भाग में जो है ये ऊंचे स्थान पर निर्मित होते थे, ऊंचे स्थान पर ऊंचे दुर्ग निर्मित होते थे। और दूसरा भाग जो है इसमें
ऊंचे दुर्ग निर्मित होते थे प्रथम भाग में, और दूसरे भाग में जो है वो निचला शहर होता था। इसको निचला शहर कहा जाता था। शहर मुख्यतः दो भाग में विभाजित होते थे। पहला को ऊंचा दुर्ग कहा जाता था और दूसरा को निचला शहर। इसमें मुख्यतः शासक वर्ग निवास करते थे। शासक वर्ग का निवास स्थान जो है वो ऊंचे दुर्ग में होता था। और निचला शहर जो है इसमें सामान्य नागरिक का निवास स्थान होता था, जिसमें व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक आदि निवास करते थे। तो ये पहला भाग ऊंचा दुर्ग, दूसरा भाग जो है ये निचला शहर होता था। पहले भाग जो ऊंचा दुर्ग होता था उसमें शासक वर्ग निवास करते थे, और जो निचला शहर होता था उसमें सामान्य नागरिक, व्यापारी, शिल्पकार आदि निवास करते थे। ठीक है। इसके अलावा जो है सड़कों के किनारे नालियों का निर्माण किया गया था। सड़कों के किनारे नालियों का निर्माण किया गया था। नालियाँ जो है ये ऊपर से ढकी होती थी। नालियाँ ढकी होती थी। ढकी होने का मतलब है कि ये नालियाँ खुली नहीं होती थी। नालियों को लकड़ी या पत्थर के बड़े बड़े टुकड़ों से ढका जाता था। तो ये इसकी मुख्य विशेषता थी। और जो सड़क के किनारे नालियाँ बनाई गई थी, वे नालियाँ जो लोगों के घर के आंगन से छोटी नालियाँ निकलती थी उससे मिलती थी, और फिर वहाँ से गंदा पानी को लेके बड़े नालियों में जाती थी, और फिर वहाँ से शहर से बाहर वो चला जाता था। मुख्यतः जो है सभी घरों में आंगन पाए गए हैं। सभी घरों में आंगन होते थे। ठीक है। इसके अलावा इनके घरों में रसोई घर भी अलग से होता था। साथ में इसके यहाँ स्नान घर भी अलग से होता था, जिसको स्नानागार कहा गया है। स्नानागार भी होता था इनके घरों में, और कुएं भी पाए गए हैं इनके घरों से कई जगहों पर। लगभग सभी नगरों की किलेबंदी की गई थी। किलेबंदी का मतलब नगरों को बड़ी बड़ी ऊंची दीवारों से घेरा गया था। इसका उद्देश्य शायद यही रहा होगा कि चोर और डाकुओं से इसकी रक्षा की जा सके। तो यही इसकी विशेषता है। इसके अलावा मुख्यतः यहाँ पर इमारतें बनाने के लिए, भवनें बनाने के लिए या कोई भी संरचना बनाने के लिए पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया था। पकी ईंटों का प्रयोग यहाँ की विशेषता है। पकी ईंटों का प्रयोग किया गया था। ठीक है। इसके अलावा यदि हम लोग देखें तो घरों के जो दरवाजे होते थे, घरों के दरवाजे वह मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे, बल्कि पीछे की ओर खुलते थे। घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे। इस बात को हमको याद रखना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का घर होता था उसमें प्रायः जो घर है ऐसा देखा गया है कि उसकी जो मुख्य जो दरवाज़ा है वह सड़क की ओर नहीं खुल के यह जो है पीछे की ओर खुलता था। मुख्य सड़क की ओर इनका दरवाज़ा नहीं हुआ करता था। ये इनकी विशेषता। तो इतना हम लोग अब समझ चुके हैं नगर नियोजन के बारे में कि नगरीय सभ्यता थी, पर्यावरण के अनुकूल इनका सड़क और नालियों का निर्माण किया गया था। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। नगर मुख्यतः दो भागों में विभाजित होते थे, ऊंचे दुर्ग और निचला शहर। तो ये हम लोग इसकी विशेषता को जान चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग देख लेते हैं कि इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंट पैलेसेस हैं जो कि पाए गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, और उसकी क्या विशेषताएं रही हैं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। पहला जो कि हड़प्पा है हमारा, हड़प्पा, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं पॉइंट वाइज। तो हम लोग देख लिए थे, पहले भी पढ़ चुके हैं कि यह सबसे पहला स्थल है, सबसे पहला सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जिसको खुदाई से
प्राप्त किया है। तो यह सबसे पहला स्थल है। और इसकी खुदाई कब हुई थी, किसके द्वारा किया गया था? तो 1921 ईस्वी में 1921 ईस्वी में खुदाई हुई थी और यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त किए गए थे। ठीक है, यह जो है हड़प्पा, यह रावी नदी के तट पर स्थित है। रावी नदी के तट पर स्थित है। तो कहाँ स्थित है? रावी नदी के तट पर स्थित है। और वर्तमान में कहाँ है ये? तो ये है पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब, भारत के पंजाब में नहीं, पाकिस्तान के पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब के मोंटगोमरी ज़िले में स्थित है। मोंटगोमरी ज़िले में स्थित है। इनका उत्खनन जो है, इसका उत्खनन जो है किसकी देखरेख में हुआ था? तो 1921 ईस्वी में, वर्ष 1921 में जो है दयाराम सहनी इनके नेतृत्व में, दयाराम सहनी के नेतृत्व में हड़प्पा की खोज की गई थी। हड़प्पा की खोज कब की गई थी? तो वर्ष 1921 में दयाराम सहनी के नेतृत्व में हड़प्पा की खोज की गई थी। उस समय जो है पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष जो है, वे पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष उस समय में वर्ष 1921 में सर जॉन मार्शल थे। और उन्हीं के नेतृत्व में जो है दयाराम सहनी जी ने इस स्थल की खुदाई की थी। हड़प्पा के बारे में एक और जानकारी है कि स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि अर्ध औद्योगिक नगर किसको कहा जाता है? तो हड़प्पा को कहा जाता है अर्ध औद्योगिक नगर। तो हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर किसने कहा? स्टुअर्ट पिगट ने कहा है। तो ये हमारी जानकारी हो गई हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा से किस प्रमुख चीज़ों की प्राप्ति हुई है, किस वस्तुओं की प्राप्ति हुई है, तो वो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हड़प्पा से जो है ये कब्रिस्तान R37 यानी 37 जो है लोगों का कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है। इसको नाम दिया गया है कब्रिस्तान R37। शंख का बैल, इसके अलावा स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, स्त्री के गर्भ से निकला पौधा, ये मातृशक्ति को दर्शाता है। तो स्त्री के गर्भ से निकला पौधा, इसको उर्वरता की देवी भी कहा गया है या मातृशक्ति भी कहा गया है। गेहूं एवं जौ के दाने, अन्नागार, आदि जो है यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अन्नागार इसकी प्रमुख विशेषता है। तो यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुए? कब्रिस्तान R37। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह का पूछता है कि कहाँ से कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई। तो कब्रिस्तान R37 हड़प्पा से प्राप्त हुई है। शंख का बैल प्राप्त हुआ, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जो कि मातृ देवी का प्रतीक है या उर्वरता की देवी का प्रतीक है, ये प्राप्त हुआ है।
तो ये हमारा हड़प्पा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है हमारा मोहनजोदाड़ो। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो सिंधी भाषा में मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला यानी कि सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसको याद रखना है। यह जो है वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना जिला, वर्तमान सिंध प्रांत के लड़काना जिला में स्थित है। यह जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ये सभी को पता है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो पाकिस्तान का सिंध प्रांत, लड़काना जिला, सिंधु नदी। इसका खोज जो है 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज वर्ष 1922 में की गई थी। और उस समय भी जो भारतीय पुरातत्व विभाग था उसका जो अध्यक्ष थे वे जॉन मार्शल ही थे, सर जॉन मार्शल। यहाँ से जो प्रमुख स्थल प्राप्त हुए हैं वे वृहत स्नानागार जो है इसका प्रमुख स्थल है। और यह एक अद्भुत सर्वाधिक महत्वपूर्ण की चीज़ें यहाँ पर मिली है। ये वृहत स्नानागार जो है ये केंद्रीय खुला हुआ प्रांगण होता था, जहाँ पे ऐसा माना जाता है कि लोग विशेष स्नान के लिए उपस्थित होते थे, विशेष कार्यक्रम के लिए उपस्थित होते थे। यहाँ से जो है मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त की गई है। और कांसा किससे किससे मिलकर बना होता था? तो कांसा जो है तांबा और टीन इसको मिलाकर बनाया जाता था। और मोहनजोदड़ो यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य सभ्यता भी कहा गया है। तो तांबा और टीन को मिलाकर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है कांसे का निर्माण करना जानते थे, क्योंकि यहाँ मोहनजोदड़ो से जो है कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। और वृहत स्नानागार इसकी विशेषता है। इसके अलावा जो है मुद्रा पर अंकित पशुपति की मूर्ति भी जो है यहीं से मिली है। पशुपति की मूर्ति यहीं से मिली है। तो पूछा जाता है क्वेश्चन, मुद्रा पर अंकित पशुपति की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो ये मोहनजोदड़ो से मिली है। इसके अलावा सूती कपड़ा का साक्ष्य भी यहीं से मिला है, सूती कपड़ा है। तो ये जो है ये आपको मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता होगी। तो अब तक हम लोग 2 स्थल देख चुके हैं। पहला हम लोगों ने हड़प्पा देख लिया था और दूसरा मोहनजोदड़ो। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा बहन भी कहा जाता है, क्योंकि ये इस दोनों शहर का जो है जो नगर निर्माण है, टाउन प्लानिंग है, वो एक समान है। अब अगला है हमारा चन्हुद्रो। इसको हम लोग देख लेते हैं इसकी क्या क्या विशेषता रही। तो यह भी जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है चन्हुद्रो। ठीक, इसकी खोज जो है वह वर्ष 1934 में इसकी खोज जो है वो एन गोपाल मजूमदार के द्वारा की गई थी। वर्ष 1934 में एन गोपाल मजूमदार के द्वारा खोज की गई थी इस स्थल की कि यहाँ पर कोई स्थल है। लेकिन वर्ष 1935 में जो है इसकी खुदाई आरंभ हुई थी और वह अर्नेस्ट मैके के द्वारा किया गया था। खुदाई जो है अर्नेस्ट मैके द्वारा किया गया था वर्ष 1935 में।
इसकी खुदाई करवाई गई थी वर्ष 1935 में अर्नेस्ट मैके के द्वारा। लेकिन खोज जो है एन गोपाल मजूमदार के द्वारा किया गया था वर्ष 1934 में ही। यहाँ से जो है इसकी खासियत यह रही है कि यहाँ से वक्राकार यानी कि अर्धवृत्ताकार जो है ईंटें मिली हैं। यहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं, जबकि सभी जगह पर चौकोर ईंटें पाई गई थी। तो यह एक इसकी विशेषता है। वक्राकार ईंटें जो है यहीं से प्राप्त हुई थी। कहाँ से? चनहुद्रों से। यहाँ से जो है मनका बनाने का कारखाना और भट्टी की खोज जो है की गई थी। भट्टी की खोज अर्नेस्ट मैके के द्वारा की गई। और यहाँ से जो है इसके अलावा जो है एक तो हम लोग देख लिए वक्राकार ईंट प्राप्त हुई है, मनका बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है, भट्टी प्राप्त हुआ है। इसके अलावा कंघा, लिपस्टिक, ये सभी जो है चनहुद्रों से प्राप्त हुई है। कंघा, लिपस्टिक, अलंकृत हाथी, ये सभी जो है चनहुद्रों से प्राप्त हुए हैं। ये इसका प्रमुख विशेषता है। और यह भी जो है यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसको याद रखना है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और यह मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पूर्व में स्थित है। इस बात का भी ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पे 4 पहियों वाली गाड़ी भी प्राप्त हुई है। 4 पहियों वाली गाड़ी भी यहीं से प्राप्त हुई है। इन सब चीज़ों को याद रखना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। कौन सी चीज़ें कहाँ से प्राप्त हुई ये पूछा जाता है। तो मनका बनाने का कारखाना, भट्टी, कंघा, लिपस्टिक, अलंकृत हाथी, 4 पहियों वाली गाड़ी, वक्राकार ईंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंट प्राप्त हुआ है। बाकी सभी जगह से चौकोर ईंट प्राप्त हुई है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देख लेते हैं लोथल के बारे में। लोथल जो है यह गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में स्थित है। तो लोथल गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में स्थित है। यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो यह भोगवा नदी के किनारे है। इसकी खोज जो है डॉक्टर एस.आर. राव द्वारा वर्ष 1955 में की गई थी। तो लोथल की खोज जो है डॉक्टर एस.आर. राव द्वारा 1955 में की गई थी। यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह जो है लोथल, यह एक सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। तो यह प्रमुख बंदरगाह नगर के रूप में जाना जाता है। यह प्रमुख बंदरगाह नगर के रूप में जाना जाता है। तो प्रमुख बंदरगाह जो है यह लोथल था, सिंधु घाटी सभ्यता। जैसा कि हम लोग पहले देख चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो अधिकांश नगर था वह मुख्यतः 2 भागों में बटा गया था। लेकिन लोथल एक ऐसा नगर है जो 2 भागों में बटा हुआ नहीं है, बल्कि यह जो है एक ही प्राचीर के अंदर जो है दुर्गीकृत किया। तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे कि मुख्यतः जो है सिंधु घाटी सभ्यता के सभी स्थल 2 भागों में विभाजित हैं, जबकि लोथल जो है एक ही प्राचीर से दुर्गीकृत है, यानी कि इसको 2 भागों में बांटा नहीं गया है। यह इसकी प्रमुख विशेषता है। इसके अलावा जो है यहाँ पर युग्मित समाधान भी मिले हैं। युग्मित समाधान का मतलब है कि 2 लोगों को एक साथ दफनाया गया था। इसके अलावा यहाँ से जो है नाव की प्रतिकृति मिली है। नाव की प्रतिकृति मतलब मॉडल, ठीक है। तो ये जो है लोथल से प्राप्त हुआ है। तो निश्चित रूप से यह एक बंदरगाह नगर था, तो यहाँ से नाव की प्रतिकृति मिलना स्वाभाविक है। इसको इस तरह से भी हम लोग याद रख सकते हैं। साथ ही यहाँ से जो है धान एवं बाजरे के साक्ष्य भी मिले हैं। धान एवं बाजरे के साक्ष्य लोथल से मिले हैं। साथ ही यहाँ से जो है फारस की मोहर भी प्राप्त हुई है।
फारस की मुहरे जो है लोथल से प्राप्त हुई है। तो धान एवं बाजरे के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। फारस की मुहरे भी लोथल से प्राप्त हुई। इसके अलावा यहाँ पर मनका उद्योग का साक्ष्य भी मिला है। मनका उद्योग का साक्ष्य भी मिला है। तांबे का कुत्ता यहीं पर पाया गया था। तांबे का कुत्ता, ठीक है। धान की भूसी भी मिली है। धान की भूसी यानी कि चावल का साक्ष्य, धान की भूसी यहीं से मिली है। तो ये सभी जो है हमारा लोथल का विशेषता हो जाता है। अगला हमारा है कालीबंगन। कालीबंगन कहाँ है? तो यह जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। राजस्थान, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज जो है 1951 ईस्वी में की गई थी और ये अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की गई थी। अमलानंद घोष, इनके द्वारा जो है इसकी खोज की। कालीबंगा का अर्थ जो है, इसका अर्थ यदि हम लोग देखें शाब्दिक अर्थ, तो इसका होता है काले रंग की चूड़ियाँ। काले रंग की चूड़ियाँ। 1951 ईस्वी में अमलानंद के द्वारा इसकी खोज की गई थी। इसके बाद भी फिर से 1961 में और इसकी खुदाई की गई थी और वो हमारे दो पुरातत्वविद थे। एक थे बीबी लाल और दूसरे थे बीके थापर। तो बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा जो है ये कालीबंगा की खुदाई, व्यापक खुदाई की गई थी, ऐसे हम कह सकते हैं। खुदाई तो अमलानंद घोष जी के द्वारा की गई थी, व्यापक खुदाई इनके द्वारा की गई थी बाद में और विस्तार से इसकी खुदाई की गई थी। तो क्वेश्चन यदि पूछे कि बीबी लाल और बीके थापर किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल से संबंधित है, तो कालीबंगा के खुदाई से संबंधित है। इसके अलावा कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो जुते हुए खेत के साक्ष्य जो है कालीबंगा से मिले हैं। इसके अलावा यहाँ के भवनों का निर्माण जो है, भवनों का निर्माण कच्ची ईंटों से हुआ है। यहाँ के भवनों का निर्माण जो है कच्ची ईंटों से हुआ है। यह एक प्रमुख विशेषता थी क्योंकि हम लोग देख चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य जो भी नगर हैं वो पक्की ईंटों से बने हुए थे, लेकिन कालीबंगा एक ऐसा स्थल है जहाँ पर कच्ची ईंटों से भवनों का निर्माण हुआ है। इसके अलावा यहाँ से जो है अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं। अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य, इसके साथ ही मिट्टी की चूड़ियाँ, बेलनाकार मोहरे, ये सभी यहाँ का जो है प्रमुख विशेषता रहा। तो ये इसकी प्रमुख विशेषता रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है राखी गढ़ी। तो राखी गढ़ी जो है यह हरियाणा, वर्तमान भारत के हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। और यह जो है भारत में प्राप्त जो भी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, यह सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, और यहाँ से जो है अन्नागार एवं रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं। अन्नागार एवं रक्षा प्राचीर के साक्ष्य जो है वो राखी गढ़ी से मिले हैं। वर्ष 2012 में इसको ग्लोबल हेरिटेज फंड ने इसे विरासत स्थल घोषित किया है। विरासत स्थल की सूची में इसको जो है शामिल किया है और ये ऐसी सूची है जिसके विलुप्त होने का खतरा है, जिसके नष्ट होने का खतरा। तो ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ग्लोबल हेरिटेज फंड ने इसको विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया है, जिसके नष्ट होने का खतरा है। तो हम लोग देख लिए राखी गढ़ी हिसार हरियाणा में स्थित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला है हमारा, ये है श्योर सक्सेस वाला का व्हाट्सएप QR कोड, जिसको स्कैन करके आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके बाद ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है,
टेलीग्राम का कोड है, जिसको स्कैन करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आज हमने राखी गढ़ी, कालीबंगा और जो भी भारत और पाकिस्तान में स्थित जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, समझा है, इसको देखा है और आगे भी हम लोग इसी तरह से इसको एक एक पॉइंट को हम लोग समझेंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।